हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ DSL। जैसा कि आपको मालूम है अभी अभी कुछ दिन पहले सफलतापूर्वक चेक योर नॉलेज क्विज संपन्न हुआ है, जो कि 6, 7, 8 और 9th के साथ साथ 10th क्लास का भी लिया गया था, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया। 6, 7 को छोड़ के बाकी सभी यानी कि 8, 9, 10th के वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दिए चैनल पर। ये जो है 7th क्लास का है वीडियो बनने वाला, और आप इसको आंसर की के रूप में चेक कर सकते हैं। और आपने जो सवाल रखे थे अपने पास उसके अनुसार आप इसे मिला सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। साथ ही मैं अभी आपको एक और चीज़ बतलाने वाला हूँ, जैसा कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, मैं इसमें सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपको लगे कि कोई सवाल मैंने गलत डिस्कस किया है या किसी सवाल का आंसर मैंने गलत डिस्कस किया है, तो आपसे अनुरोध है कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस के बारे में ज़रूर बताएंगे और उनके आंसर्स हमें ज़रूर बताएंगे। और हाँ, अंत में आप ये भी बतलाएंगे कि आपके कितने सवाल सही हुए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। साइंस और SST का ये जो क्विज़ था, तो सबसे पहले सवाल में हम देखते हैं, कहता है कि स्वपोषी जीव का उदाहरण है। तो स्वपोषी जीव का उदाहरण इसमें से कौन होगा? सवाल आपके जो हैं ये देखें, पहला सवाल यही कहता है कि स्वपोषी का उदाहरण इनमें से कौन होगा। तो स्वपोषी हम उसे कहते हैं जो अपना भोजन खुद से बना ले, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीम का जो वृक्ष होगा ये स्वपोषी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन होगा। दूसरा सवाल होगा परजीवी पौधे का एक उदाहरण है। तो परजीवी पौधे का उदाहरण क्या है भाई? तो ये है अमरबेल, जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहे, है ना, यानी कि जो दूसरे पौधों पर निर्भर रहे। दूसरा बात, अमरबेल का मतलब अमरलता कहीं कहीं हम लोग जानते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल है जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। तो ये कहाँ से होता है? तो आमाशय जानते होंगे आप, आमाशय से आपका ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। आगे बढ़ेंगे। एक वयस्क मानव के मुख गुहा में कुल कितने दांतें होती हैं? तो एक वयस्क मानव के मुख गुहा में कुल 32 दांतें होती हैं। पाँचवा नंबर जो सवाल होगा वो कहता है कि निम्नलिखित में कौन ऊन नहीं देता है? तो ऊन हमारा जो ऊनी कुत्ता है ना, ऊनी कुत्ता, नाम पर मत जाइए, नाम भले ही है ऊनी कुत्ता, लेकिन इससे हमें ऊन की प्राप्ति नहीं होती है। अगला सवाल है, कहता है ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है? तो चालन विधि आप जानते होंगे, चालन विधि के माध्यम से ठोस पदार्थों में या ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अगला सवाल देखेंगे, कहता है कि मैथिल ऑरेंज का अम्लीय विलयन, मैथिल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम में रंग कैसा होता है? तो 7 नंबर सवाल का जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन, गुलाबी। अगला सवाल देखेंगे, निम्नांकित किस में नए पदार्थ बनते हैं? निम्नांकित में से किस में नए पदार्थ बनते हैं? आप बताइए इसके ऑप्शन। क्या पिघलाने पर कोई नए पदार्थ बनते हैं, जमने पर, घुलने पर या जलने पर? तो भाई जलने पर कोई नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जंग लगता है किस चीज़ के कारण? जंग के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा बात सही है। तो क्या वायु रहित नमी के कारण, या नामीर रहित के कारण, ठीक है, या नम वायु के कारण? नामीर नहीं होगा, ये नम रहित होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा बदलाव चाहिए है, ठीक है। आगे देखते हैं, नम वायु के कारण या इनमें से किसी में के भी कारण नहीं। तो भाई नम वायु के कारण होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। ध्रुवीय भालू, पोलर बियर जिसको आप बोल लेते हैं इंग्लिश में, तो ध्रुवीय भालू जो है उसका रंग कैसा होता है? तो ध्रुवीय भालू यानी कि पोलर बियर का जो रंग होता है वो भैया होता है सफ़ेद, ध्रुवीय भालू का सफ़ेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल,
कहता है कि ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले जीव हैं, तो ध्रुवीय प्रदेश में कौन से जीव रहेंगे भाई, तो पेंगुइन आपको वहाँ मिल जाएंगे ध्रुवीय क्षेत्र में। ठीक है, 11 नंबर सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय भालू आपका जो है ना, ध्रुवीय भालू आपका हो जाएगा, ये सफ़ेद रंग का होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाला जीव कौन सा है, तो ये भाई पेंगुइन आपका ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि चक्रवात के समय उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा कौन सी होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के समय पवन की दिशा वामावर्त होती है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित कौन मिट्टी के अपरदन का कारण नहीं है। मिट्टी के अपरदन यानी कि मिट्टी जो झड़ झड़ के या कट कट के गिरता है नीचे, या कट कट के ढलाव के कारण कहीं अलग हटते जाता है बहाव में, उसको रोकने का जो है ना, मिट्टी के अपरदन का कौन कारण नहीं है, जिसके कारण मिट्टी अपरदित नहीं होगी। तो अगर हम वनों की कटाई करेंगे तो मिट्टी अपरदित होगी, पशुचारण करेंगे तो भाई मिट्टी अपरदित होगी, तेज बरसात होगा तब भी मिट्टी अपरदित होगा। लेकिन अगर हम वृक्षारोपण करेंगे तो भैया मिट्टी अपरदित नहीं होगा। अगला देखेंगे 14 नंबर सवाल, कहता है कि प्रश्वास के समय फेफड़ों में ली गई वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा है। तो प्रश्वास के समय फेफड़ों में ली गई वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो 14 का हो जाएगा आपका 21%। कितना हो जाएगा भाई, 21%, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। रक्त का परिवहन हृदय के पूरे शरीर में होता है, किसके माध्यम से, ठीक है, रक्त का परिवहन जो है हृदय के पूरे शरीर में, है ना, हृदय से पूरे शरीर में होता है, किसके माध्यम से होता है, क्या शिराओं के द्वारा होता है, धमनी या वृक्क या कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो भाई धमनियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, धमनियों के द्वारा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित रचनाओं में किसके द्वारा पौधे मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में किसके द्वारा पौधे मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं, क्या वो मूल रोम है, या स्टोमाटा है, या जाइलम है, या फ्लोएम है। तो भाई स्टोमाटा का काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना, जाइलम का काम होता है जल का आवागमन करना, फ्लोएम का काम होता है जब भोजन बन जाता है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का काम, ठीक है ना। तो मिट्टी से जल अवशोषित करता है, इसमें आपके कहीं ना कहीं अवशोषित करने का काम मूल रोम करता है, और जल का जो फैलाने का काम है एक स्थान से, मूल रोम के माध्यम से आप जल को लेकर ऊपर चले आते हैं। लेकिन जब पौधे में चलाता है तो पौधे में आ जाने के बाद जाइलम उसको चारों तरफ भेजता है। यानी कि यहाँ जो कहा कि मिट्टी से जल को अवशोषित कौन करता है, तो अवशोषित यहाँ करेगा आपका मूल रोम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 17 नंबर सवाल देखेंगे। 17 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि नर युग्मक जो है भाई, तो नर युग्मक के बारे में कहता है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन की विधि क्या कहलाती है। तो इसे जब नर युग्मक और जब मादा युग्मक के संयोजन का जो विधि है, इसे हम निषेचन के नाम से जानते हैं। अगर हम इंग्लिश में बोले तो इसको हम फर्टिलाइजेशन बोल लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार का हमसे कोई संपर्क आपको करना है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ईमेल आईडी यहाँ हम दे रखे हैं आपको। साथ के साथ आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये हमारा चैनल है स्टडी नाउ DSL के नाम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। और हाँ, आप ये बतलाना ना भूलेंगे कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं, अंत में ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई सवाल या सुझाव है इस वीडियो के बारे में तो भाई कमेंट बॉक्स में उसे लिखना ज़रूर चाहेंगे आप, और लिखेंगे भी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर सवाल कहता क्या है कि ब्रायोफिल्म में अलैंगिक जनन होता है। तो ब्रायोफिल्म में जो अलैंगिक जनन होता है वो किसके माध्यम से होता है, तना के माध्यम से होता है, या जड़ के माध्यम से, फूल से, या पत्तियों के माध्यम से होता है। तो ब्रायोफिल्म का बात हुआ है, इसमें पत्तियों के माध्यम से अलैंगिक जनन होता है। दोलक की गति है
दोलक की गति के बारे में पूछ रहा है। 19 नंबर सवाल कहता है कि दोलक की जो गति है ना वो कैसी गति है। तो दोलक की जो गति होती है वो आवर्ती गति होती है। दोलक यानी कि डोलने वाला, यानी कि एक ही चीज़ को बार बार जो रिपीट करे उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। तो यहाँ पे दोलक जो होगा ना वो आवर्ती गति का ही एक रूप होगा। 20 नंबर सवाल देखेंगे, आकाश में उड़ती पतंग की जो गति है वो कैसी होती है। तो आकाश में उड़ती जो पतंग है वो सीधा उड़ती है, इसीलिए उसे हम रेखीय गति कहेंगे। एमसीबी क्या है? एमसीबी क्या है? एक प्रकार का स्विच होगा, क्योंकि आप देखते होंगे ऑटोमेटिक ना भाई, आपके घर में जब शॉर्ट सर्किट होता है तो एमसीबी गिर जाती है। तो ये जो कंडीशन बनेगा ऑटोमेटिक जो स्विच गिर जाने का, ये आपका क्या हो जाएगा भाई? एमसीबी जो है ना स्विच ही आपका कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं 22 नंबर। आवर्धक शीशे में निम्नांकित किसका उपयोग होता है? आवर्धक शीशे में निम्नांकित किसका प्रयोग होता है? तो आवर्धित शीशे में, आवर्धक जो शीशा है उसमें उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, जलीय ग्रह क्या बोलता है कि भाई जलीय ग्रह के बारे में बताएंगे। जलीय ग्रह कहा जाता है किसको? तो जलीय ग्रह आप किसको कहेंगे? जल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको भाई? तो पृथ्वी पर मिलेगा। ठीक है। 24 नंबर सवाल कहता है, इनमें कौन वन्य उत्पाद नहीं है? 24 नंबर सवाल के बारे में बोलता है, कहता है कि इनमें कौन वन्य उत्पाद नहीं है। तो वन्य उत्पाद भाई आपका माचिस वन से प्राप्त हो जाता है, शीशा भी वन से आपको प्राप्त हो जाता है, मोम जो है वन से प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो शहद है ये आपको जीव के माध्यम से प्राप्त होता है। आगे बढ़ेंगे, 25 नंबर का सवाल देखेंगे, कहता है कि जैव निम्नीकृत कचरा है। 25 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि जैव निम्नीकृत कचरा इसमें से कौन है? तो भाई जैव निम्नीकृत कचरा जो है वो है कागज आपका बोला जाएगा। 26 नंबर सवाल कहता है कि अरबी लेखकों ने हिंदुस्तान को क्या नाम दिया? तो अरबी लेखकों ने ही इसे हिंद का नाम दिया है। ठीक है ना, जो आप हिंद के नाम से जानते हैं ये अरबी लेखकों की ही देन है कि इसे हिंद नाम दिया गया। अल-बरूनी ने कन्नौज का क्या नाम बताया था? तो अल-बरूनी ने भाई कन्नौज का जो नाम बताया था वो कान्यकुब्ज बताया था। क्या बताया था? कान्यकुब्ज। अगला सवाल देखेंगे 28 नंबर, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। कौन था भाई? पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। आगे पढ़ेंगे तो चोल ग्राम सभा के सदस्य बन सकते थे कौन? चोल ग्राम सभा का जो सदस्य था ना वो ब्राह्मण बन सकता था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 30 नंबर सवाल कहता क्या है कि पहला सुल्तान कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी? पहला सुल्तान कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, 31 नंबर सवाल देखेंगे। 31 नंबर जो सवाल है वो कहता है क्या कि भाई दिल्ली का सुल्तान है ना, दिल्ली का सुल्तान नहीं, दिल्ली सल्तनत के बारे में बात है। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत जो है ना उसका काल क्या था, यानी कि दिल्ली सल्तनत का काल कब से कब तक चला? तो 1206 से लेके 1526 तक चला है। 1206 से लेके 1526 तक चला है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाबर ने कितनी बार भारत पर चढ़ाई की है? 32 नंबर सवाल का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी, 4 बार। बाबर जो है ना भारत पर 4 बार चढ़ाई किया था, यानी कि 4 बार आक्रमण किया था। शेर शाह का जन्म कब हुआ था? तो 33 नंबर का सवाल हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 1472 ईस्वी में। शेर शाह का जो जन्म हुआ था वो 1472 ईस्वी में। नागर शैली का इस्तेमाल किस इमारत को बनाने में किया गया था? नागर शैली का इस्तेमाल मंदिर को बनाने में किया गया है। जो हमारी मंदिरें जो बनी होती हैं ये नागर शैली का ही एक प्रमाण है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे 35 नंबर सवाल कहता है कि आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा का जो किला है, आगरा का किला भाई अकबर ने बनवाया था। ताजमहल के बारे में नहीं पूछ रहा है भाई, आप ताजमहल के बारे में ना समझें, आगरा का किला अलग है। 4 बाग किस नदी के सामने है? 4 बाग यमुना नदी के किनारे है भाई।
या यमुना नदी के सामने है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनमें कौन तीर्थ शहर था? तो तीर्थ शहर आपका देखेंगे हम्पी, मदुरई, काशी और तंजौर। भाई इसमें से तो तीर्थ शहर मदुरई और काशी दोनों होगा, लेकिन काशी को उस समय शहर की श्रेणी नहीं दी गई थी, तो मदुरई आपका उस समय शहर था। ठीक है ना, जो कि आपका तीर्थ स्थल था। आगे बढ़ेंगे। तंजौर किस प्रकार का शहर था? तो तंजौर भाई इनमें से प्रशासनिक शहर भी था, धार्मिक शहर भी था और व्यापारिक शहर था, सभी प्रकार के शहर था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। आगे बढ़ेंगे। कलमकारी पद्धति का प्रचलन कहाँ था? 39 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है क्या कि कलमकारी पद्धति का प्रचलन कहाँ था? तो 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मसूलीपट्टम। आप नाम सुने होंगे, ठीक है, मसूलीपट्टम या मछलीपट्टम भी कहीं कहीं लोग इनको बोल लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। संत रविदास कहाँ के थे? तो 40 नंबर जो सवाल है, संत रविदास के बारे में पूछा गया है, कहाँ के थे? तो ये महाराष्ट्र के थे। संत रविदास कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। आगे बढ़ेंगे। 41 नंबर सवाल पर चर्चा करेंगे। 41 नंबर सवाल कहता है कबीर के दोहे किस भाषा में लिखे गए थे? तो कबीर के दोहे क्या भोजपुरी भाषा में लिखे गए थे क्या? ठीक है, इस सवाल को थोड़ा सा देखेंगे, ये हमें भी डाउट है कि कबीर के दोहे भोजपुरी में लिखे गए थे क्या? भाई इस सवाल के बारे में आप लोग चर्चा करेंगे, है ना। थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हैं इस सवाल को लेके, क्योंकि जहाँ तक हमें ध्यान है अवधी, गुरुमुखी, भोजपुरी आइडिया नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए भोजपुरी सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को छोड़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो सवाल होगा 41 नंबर, इसमें ऐड होगा कि कबीर के दोहे किस भाषा में नहीं लिखे गए। ठीक है, तो इस सवाल में यहाँ पे नहीं ऐड होना चाहिए था। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि कबीर ने जो दोहा लिखा है वो ब्रज भाषा, पंजाबी, राजस्थानी, अवधी सभी भाषा में लिखा है, लेकिन भोजपुरी में उन्होंने कोई भी दोहा नहीं लिखा है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन आप नहीं को सामने रखते हुए रखेंगे, इसको पेंडिंग में ही रखिए इस सवाल को, क्योंकि सारे बच्चों ने मार दिया होगा कोई अलग साल, लेकिन भाई मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, मैंने तो भाई जो चेक करा कॉपी, उसको मैंने भी जो चेक किया वो भोजपुरी को ही आगे रखते हुए करा, लेकिन मैंने यहाँ पे सवाल नहीं देख रखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस सवाल को आप छोड़ ही दे तो अच्छा होगा, लेकिन आप सवाल को एक बार ध्यान जरूर करेंगे कि कबीर ने जो दोहे हैं वो लिखे राजस्थानी में भी, पंजाबी में भी, अवधी में भी, और गुरुमुखी जिसको ब्राह्मी लिपि कहा गया, इस लिपि में भी उन्होंने लिखा। भोजपुरी के बारे में कहीं भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर का जो सवाल होगा हम लोगों का, वो क्या कहता है कि भाई एक मिनट, आपका 42 नंबर सवाल देखते हैं। अनंत वर्मन कहाँ का शासक था? अनंत वर्मन के बारे में बोला गया है कि ये कहाँ के शासक थे, बता दीजिए। तो आप उड़ीसा के बारे में जानते होंगे, तो अनंत वर्मन जो है ना उड़ीसा के ही शासक हुआ करते थे। आपको आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद देखना है 43 नंबर सवाल, राग दरबारी किसने आरंभ किया था? तो तानसेन का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो तानसेन ने राग दरबारी शुरू किया था। 44 नंबर सवाल देखेंगे, कहता क्या है कि भाई कला के रूप में कथक नृत्य का विकास कब हुआ? तो कला के रूप में कथक नृत्य का विकास मुगल काल में ही हुआ है। कब हुआ है भाई? मुगल काल में ही हुआ है। आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि अजीत सिंह कहाँ के शासक थे? तो जयपुर आप जानते होंगे, अजीत सिंह यहीं के शासक थे, जयपुर के। आगे बढ़ेंगे। शिवाजी किसके सरदार थे? तो शिवाजी मराठों के सरदार हुआ करते थे, आपके ऑप्शन नंबर होंगे डी। आगे बढ़ेंगे। 47 नंबर सवाल क्या कहता है, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह यानी आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी। आगे बढ़ेंगे। कहता क्या है कि सैयद हसन अस्कारी, सैयद हसन अस्कारी का जन्म कब हुआ था? तो सैयद हसन अस्कारी जो
थे, इनका जन्म 1901 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, 49 नंबर का सवाल देखेंगे। सर यटुनाथ सरकार की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? यटुनाथ सरकार, इनकी जो शिक्षा हुई थी ये हुई थी बांग्लादेश में। आरंभिक शिक्षा की बात कर रहा है तो आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी इनकी? बांग्लादेश में हुई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। कहता है कि प्रोफेसर जो सरकार थे यटुनाथ सरकार, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1958 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। इनमें कौन लोकतंत्र का आधार नहीं है? भाई आपसे पूछा है लोकतंत्र का आधार इनमें से कौन नहीं है, तो लोकतंत्र का आधार आपका अस्पृश्यता नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र में समानता माना जाता है, विविधता भी देखने को मिलता है, मताधिकार भी मिलता है, अस्पृश्यता नहीं देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल होगा आपका कि जूठन नाम का एक पुस्तक है, किसने लिखा था? तो जूठन जो है ना, किन्होंने लिखा था? तो 53 नंबर, सॉरी, तो ये जो है 1 मिनट, 52 नंबर सवाल भी शायद डिस्कस नहीं किया है हमने, है ना? हाँ, तो 52 नंबर सवाल डिस्कस कर लेते हैं पहले। जूठन किस प्रकार की रचना है? जो कि पुस्तक है एक, ये किस प्रकार की रचना है? तो ये एक आत्मकथा है। जूठन किताब के लेखक कौन है? तो जूठन जो किताब है इसके जो लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। आपके ऑप्शन नंबर होंगे डी। किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, सॉरी, किसी भी राज्य की विधानसभा के बारे में पूछ रहा है, तो किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है ना वो 400 होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो भाई देखेंगे 55 नंबर सवाल। कहता है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट है? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अगर बात की जाए तो 39 सीट है। कितने? 39, डी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल देखेंगे 56 नंबर। कहता है अपने देश में कौन सी पंचवर्षीय योजना 2012 में पूरी हो चुकी है? अपने देश में कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 2012 में पूरी हो चुकी है? तो भाई ये हो जाएगा आपकी 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है ना, 2012 में पूरी हो चुकी है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 1992, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 58 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि आमार जोबोन आत्मकथा की लेखिका कौन है? आमार जोबोन लेखिका की जो कथा की जो लेखिका है वो है राम सुंदरी देवी, आपके ऑप्शन नंबर क। ठीक है, 59 नंबर सवाल हो जाएगा। कहता है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कितनी फीसदी महिलाएं साक्षर हैं? तो भाई 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, घर के अंदर औरतों पर क्रूरतापूर्ण व्यवहार को रोकने के लिए कब घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून लाया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, 2006 में। इनमें से कौन प्रिंट मीडिया का उदाहरण नहीं है? तो प्रिंट मीडिया का उदाहरण आपका इंटरनेट जो है वो नहीं है, क्योंकि इससे आप प्रिंट तो कर नहीं सकते हैं। बाकी प्रिंट मीडिया किताब आप पढ़ लेते हैं, अखबार भी तो प्रिंट करके ही मिलता है, पैम्पलेट्स हो गए ये भी प्रिंट करके मिलता है। इंटरनेट प्रिंट करके कैसे मिलेगा भाई? आ जाइए अगला सवाल देखते हैं 62 नंबर। किस वर्ष से नरेगा का नामकरण मनरेगा हो गया? तो ये हो गया आपका 2009 से, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे तो कहता है क्या कि कमीज बनाने के काम में सबसे बुनियादी भूमिका किसकी है? तो कमीज बनाने का जो काम है ना, इसमें सबसे बुनियादी भूमिका अगर किसी की है तो वो है आपका किसान। किसका है भाई? किसान का। आगे बढ़ेंगे 64 नंबर सवाल देखेंगे। कहता क्या है कि कमीज की बिक्री में सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है? कमीज की जो बिक्री होती है उसमें सबसे अधिक अगर लाभ मिलता है तो वो किसे मिलता है? तो वो मिलता है आपके निर्यातक को, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अगला सवाल देखेंगे। तवा नहीं पड़ बांध का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? है ना, तवा नहीं है, ये तवा नदी है। ठीक है, तो तवा नदी पर जो है ना किस वर्ष बांध बनाने का जो काम है ना पूरा हुआ?
तो ये हुआ था आपका 1978 में, यानी ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि भाई 1994 में मध्य प्रदेश सरकार ने तवा बांध के जलाशय में मछली पकड़ने का काम किसे सौंपा? तो 66 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, निजी ठेकेदारों को। किसे? निजी ठेकेदार जो थे ना उसे। बिहार में मछुआरों का संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1982 में बिहार में मछुआरों का संघर्ष शुरुआत हुआ। जब जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर कम होती है तो जनसंख्या क्या होती है? तो 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कहने का मतलब है कि जब जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर कम हो, यानी कि जन्म ज़्यादा हो और मृत्यु कम हो, तो जनसंख्या क्या होगी? तो जनसंख्या इस कंडीशन में भैया बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि बढ़ती है। 68 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 69 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है 69 नंबर सवाल क्या कि भाई विश्व में जनसंख्या के विचार से भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में जनसंख्या के विचार से भारत का स्थान अगर आप बुक के अनुसार देखेंगे तो दूसरा होगा। ठीक है, और अगर अभी यानी कि वर्तमान समय में देखेंगे, ठीक है, तो विश्व में जनसंख्या के विचार से भारत का स्थान पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला तो भाई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। अगर अभी के अनुसार देखेंगे तो पहला हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बुक के अनुसार चलेंगे, चूँकि बुक जो है ये 2011 के अनुसार ही प्रिंटेड है। ठीक है, तो भाई उसके बुक के अनुसार दूसरा हो जाएगा। लेकिन अभी आपका जो है ना वर्तमान में आपका जनसंख्या यानी भारत का बढ़ गया है, पहले नंबर पे पहुंच गया है जनसंख्या की दृष्टि से। आगे बढ़ेंगे 2011 जनगणना के अनुसार। अच्छा, एक मिनट, 69 नंबर सवाल हमने डिस्कस नहीं किया है क्या? देखेंगे थोड़ा सा, है ना। विश्व में जनसंख्या के विचार से भारत का स्थान दूसरा तो है, ठीक तो है? हाँ ठीक है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट में देश में आबादी की विचार से बिहार का कौन सा स्थान है? 2011 की जनगणना रिपोर्ट में देश में आबादी के विचार से बिहार का स्थान पूछ रहा है, तो आबादी के लहजे से बिहार का जो स्थान है वो तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर आएगा बिहार। असहाय वर्ग में किस आयु एवं उससे ऊपर के लोग रखे गए हैं? असहाय वर्ग की बात कर रहा है, तो असहाय वर्ग में किस आयु और उससे ऊपर के वर्ग के लोग रखे गए हैं? तो असहाय जिसे किसी न किसी के माध्यम से सहायता चाहिए, वो अपनी सहायता खुद से नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में 65 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को रखा गया है। अगला सवाल 72 नंबर का देखेंगे। कहता है कि निर्धनों में भी निर्धनतम व्यक्तियों को किस रंग का राशन कार्ड दिया जाता है? तो उन्हें भैया लाल कार्ड दिया जाता है। ये कोई ज़माना हो गया, अब तो लाल कार्ड बनता भी नहीं है शायद, है ना। लेकिन आपका जो ऑप्शन होगा वो आप डी ही क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे 73 नंबर की बात होगा। इनमें कौन नगदी फसल है? तो भैया नगदी फसल है आपका, इसमें से चुनना है आपको। गेहूँ, चावल, गन्ना, मक्का में से गन्ना जो होगा ना ये आपका नगदी फसल में आएगा। 74 नंबर सवाल देखेंगे। कहता क्या है कि इनमें खरीफ फसल बताएंगे आप, तो खरीफ फसल आपका हो जाएगा धान। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। 75 नंबर सवाल को देखेंगे। कहता क्या है कि भाई मखाना उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र बताइए। मखाना उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र बताइए, तो इन्हीं में से आपको चुनना है। पटना में होता नहीं है मखाना कुछ खास, भोजपुर में भी कुछ खास नहीं, मगर दरभंगा में हो जाएगा आपका। क्या भाई? तो भाई दरभंगा में आपका जो है ना ये आपका मखाना, दरभंगा आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा। 76 नंबर सवाल देखेंगे। कहता क्या है कि भाई बताइए नीफे में उपस्थित होता है, नीफे में कौन सा उपस्थित होता है? तो नीफे आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। नीफे के बारे में बोलता है, ये धरती के नीचे वाला क्षेत्र को बोला जाता है। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ें। इसमें लोहा होगा आपका, क्या होगा? तो इसमें आपका जो है ना इसका जो होगा नीफे में जो उपस्थित रहता है ना ये लोहा रहेगा। ठीक है,
निकेल और फेरस होता है, नीफे उसी से नाम निकल के आता है, ठीक है ना। अगर आपका निकेल भी यहाँ होता तो निकेल भी होता, नीफे, नी फॉर निकेल, और फेरस, फेरस मतलब लोहा होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 77 नंबर सवाल देखेंगे। कहता क्या है कि भाई भूपृष्ठ के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो भूपृष्ठ के सबसे ऊपरी भाग को हम सीएल कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 78 नंबर का देखेंगे। कहता क्या है कि चट्टान निर्माणकारी प्रमुख तत्वों की संख्या कितनी है? तो चट्टान जो निर्माण करने वाले जो प्रमुख तत्व है ना, वो 20 हैं, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 79 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि निम्नांकित में रूपांतरित चट्टान कौन सा है? तो निम्नांकित में रूपांतरित चट्टान आपका संगमरमर है। क्या है भाई? संगमरमर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे 80 नंबर सवाल, इनमें कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो 80 नंबर का सवाल देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चूना पत्थर, है ना। इनमें कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर इसका जवाब हो जाएगा। 81 जो देखेंगे। कहता क्या है कि सालों भर एक ही दिशा में बहने वाले पवन को क्या कहते हैं? 81 नंबर सवाल होगा कि सालों भर एक ही दिशा में बहने वाले पवन को क्या कहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका सनातन पवन, हम इसको कह लेते हैं, ठीक है। 81 का ऑप्शन नंबर सी। 82 देखेंगे। 82 कहता है कि भाई किस देश का मैदान समुद्र तल से भी नीचा है? किस देश का जो मैदान है, किस देश का मैदान जो है वो समुद्र तल से भी नीचा है? तो 82 का हो जाएगा नीदरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, 83 नंबर सवाल देखेंगे। कहता क्या है कि भाई 1934 के भूकंप ने भारत के किस नगर को धराशायी कर दिया था? तो आप सुने होंगे मुंगेर के, उस समय मुंगेर में आया था भूकंप, बहुत ही खतरनाक। आगे बढ़ेंगे, 84 नंबर सवाल देखेंगे। कहता क्या है कि समताप मंडल का आरंभ कितनी ऊंचाई के बाद होता है? कितनी ऊंचाई के बाद की बात हो तो भैया 13 किलोमीटर के बाद होती है। आगे देखेंगे, कहता है वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो सबसे निचली परत वायुमंडल में होता है वो होता है आपका क्षोभ मंडल। आगे बढ़ेंगे, 86 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि भाई सबसे पहले किस भाग का तापमान बढ़ता है? तो सबसे पहले आपका जल की सतह का, स्थल की सतह का, या भाई पर्वतीय भाग का, या इनमें से सभी का एक साथ? तो भाई स्थलीय देखेंगे। 84 नंबर सवाल देखेंगे। सबसे पहले 84 नंबर सवाल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। समताप मंडल का आरंभ कितनी ऊंचाई के बाद होता है? तो समताप मंडल का आरंभ 13 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद होता है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। कहता है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होगी? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो होगी क्षोभ मंडल। कौन सा? क्षोभ मंडल। आगे देखेंगे 86 नंबर सवाल। सबसे पहला कहता है, 86 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है सबसे पहले किस भाग का तापमान बढ़ेगा? तो सबसे पहले स्थलीय भाग का तापमान बढ़ेगा। आगे देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे। कहता है कि भाई किसकी सुरक्षा से हमारी सुरक्षा सुनिश्चित होगी? तो भाई हथियार से हमारी सुरक्षा हो ना हो, नदी से हो ना हो, संचार से हो ना हो, लेकिन अगर पर्यावरण ही ठीक नहीं है तो आप और हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है। इन बातों को जानना होगा। और 87 का इसी कारण से ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। कहा कि भाई किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के जैसा है? तो अंग्रेजी के एस अक्षर के जैसा अटलांटिक महासागर का आकार है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 89 नंबर सवाल। कहता है कि जलमंडल पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? जलमंडल पृथ्वी के 71% भाग पर फैला है, और ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे हम प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत नहीं लाते हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आप खनिज को नहीं लाते हैं, ठीक है। आप मिट्टी को ला सकते हैं, खनिज को ला सकते हैं, सड़क को ला सकते हैं, जंगल को ला सकते हैं या नहीं? आप सोचिए, थोड़ा सा तो विचार करिए इस पर कि भाई प्रकृति पर्यावरण के अंतर्गत किसको नहीं लाइएगा आप? भाई अगर मिट्टी नहीं होगा
तो आपका पर्यावरण बनेगा कुछ? सोचने वाली बात है। खनिज नहीं होगा तो पर्यावरण कुछ बनेगा? बताइए। जंगल नहीं होगा तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि इसके बिना तो पर्यावरण का कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि बिना सड़क के भी पर्यावरण हमारा सही रह सकता है तो ये हमारा ऑप्शन तो हो ही सकता है ना। सोचिए, थोड़ा सा इस पर विचार करिए, आगे बढ़िए। इनमें कौन पर्यावरण के लिए हानिप्रद है? तो हानिप्रद कौन है? आप सोचिए। वृक्षारोपण हानिप्रद है क्या पर्यावरण के लिए? वन वृद्धि हानिप्रद है क्या? है हानिप्रद है पर्यावरण के लिए? है उर्वर भूमि आपका हानिप्रद है भाई? नहीं है। हानि यानी कि इससे नुकसान हमको क्या है? कुछ नहीं नुकसान है। लेकिन हाँ, अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो इससे हमको नुकसान है। समझ गए? आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, तो इसे आप याद रखेंगे 5 जून। कौन सा? 5 जून, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। 93 नंबर क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में कौन जल का प्रदूषक दूर करता है? निम्नलिखित में कौन जल का प्रदूषण जो है ना, प्रदूषण के बारे में बात करता है कि जल का जो है प्रदूषण दूर कौन करता है? तो ये हमारी जो मछलियां हैं, मछलियां ही अगर पानी में नहीं होंगी तो जल हमारा प्रदूषित रह जाएगा। मछलियां ही हैं जो कि हमारे पानी को भाई प्रदूषित होने से बचाती हैं, यानी कि उनके प्रदूषण को दूर करती हैं। आगे बढ़ेंगे, 94 नंबर का सवाल देखेंगे। कहता है थार मरुस्थल किन राज्यों में विस्तृत नहीं है? तो थार मरुस्थल भैया आपके गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी शायद है इसका कुछ हिस्सा, ठीक है। लेकिन आपका उत्तर प्रदेश में आपका ये थार मरुस्थल नहीं है। थार मरुस्थल के बारे में मैं एक बात और बतला दूं कि थार मरुस्थल अकेले भारत में ही नहीं है, इससे सटा जो हमारा पड़ोसिया राज्य है जिसको हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वहाँ भी थार मरुस्थल है। लेकिन पाकिस्तान में थार मरुस्थल वाले भाग को हम चोलिस्तान के नाम से जानते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, 95 नंबर सवाल कहता है साफा क्या है? तो साफा एक प्रकार का कपड़े का पगड़ी होता है, इसे ही हम साफा कहते हैं, यानी कि कपड़े की पगड़ी। आपका ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर सवाल का कहता है कि निम्नलिखित में किसकी खेती केरल में नहीं होती है? 96 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती केरल में नहीं होती है? तो केरल में काजू हो ही जाता है, जूट हो ही जाता है, इलायची हो ही जाता है, केरल में कहवा नहीं होता है। कहवा की बात करिए, ठीक है। आगे 97 नंबर सवाल कहता है इनमें कौन स्थानीय पवन नहीं है? तो सनमार्गी जो है स्थानीय पवन आपका नहीं है। सनमार्गी जो है स्थानीय पवन नहीं है। लू कहीं ना कहीं का स्थानीय पवन है। चिन्नुक भी कहीं ना कहीं का स्थानीय पवन है। फिर आपका जो सिरक्को है ये भी कहीं ना कहीं का स्थानीय पवन है। लेकिन सनमार्गी जो है कहीं का भी स्थानीय पवन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर सवाल। बिहार राज्य के पूर्व में कौन स्थित है? तो बिहार के पूरब में कौन स्थित है? तो बिहार के पूरब में भैया आपका पश्चिम बंगाल हो गया है ना। ममता बनर्जी वाली सरकार को आप याद करेंगे। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देखेंगे, सेकंड लास्ट ये सवाल है 99 नंबर का, ठीक है। देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि भाई तापमान मापने के लिए किस यंत्र का सहारा आप लेते हैं? तो तापमान नापने के लिए आप किस चीज़ का सहारा लेते हैं? आपको बुखार लगता है तो किस चीज़ से मापते हैं भैया? वो भी आप तापमान ही तो नापते हैं, थर्मामीटर से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, वर्षा मापी यंत्र किस आकार का होता है? वर्षा मापी यंत्र किस आकार का होता है? वर्षा मापी यंत्र किस आकार का होता है? बार बार मैं कह रहा हूँ, तो ये होता कैसा है भैया? बेलनाकार होता है, बेलन के समान होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे, क्योंकि जो भी बच्चे आपके हैं मतलब मित्र हैं, अगर वो भी क्लास 7 में पढ़ रहे हैं तो उनको भी ये बेसिक से जो सवाल जवाब जानने चाहिए।
अगर वे भी क्विज़ नहीं देते हैं तो उन्हें भी भाई प्रोत्साहित करिए कि वो ये लोग भी क्विज़ दें, क्योंकि क्विज़ देना भाई पैसा मायने नहीं रखता है। पैसा क्या लगेगा, फ्री में भी हो जाएगा, कहीं कहीं 5, 10, 20 रुपए भी ले लेंगे भाई। क्विज़ अगर आप दोगे तो क्विज़ देने से आप अपनी एबिलिटी को पहचानोगे, ठीक है। यही प्रोसेस है कि भाई यही कारण है कि आप क्विज़ दो। मैं भी चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्विज़ दोगे, ये आपके आने वाले समय के लिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जब तैयारी करोगे, यही क्विज़ आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। आपके कितने सवाल सही हुए, गलत हुए, ये भी हमें बतलाएंगे। और अगर इस वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव हो वो भी हमें आप बतलाएंगे कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट हो या आपको लग रहा है कि इसका जवाब कोई दूसरा हो तो आप उसे लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।